समानता के लिए सुझाव पढ़ेंगे। किसमें समानता? शिक्षा में समानता के लिए सुझाव। तो सबसे पहले शिक्षा में समानता का सुझाव जो दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। इसका गठन 1964 से 66 के बीच था गठन और पूरी उनकी अनुशंसा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कोठारी आयोग का सुझाव। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कोठारी आयोग का सुझाव। तो क्या क्या कोठारी आयोग सुझाव दिया था भारत में शैक्षिक समानता के लिए? सर्वप्रथम हम इसमें इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला सुझाव उन्होंने दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाए तथा इस लक्ष्य को अगले 2 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त कर दिया जाए। पहले मैं लिख देता हूँ। पहला सुझाव था कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं मतलब 1 से 8 तक के वर्ग तक के लिए शिक्षा की व्यवस्था को उन्होंने निःशुल्क करने का सुझाव दिया था तथा इस लक्ष्य को अगले 2 पंचवर्षीय योजनाओं में जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का उन्होंने अनुशंसा किया, सुझाव दिया कि निःशुल्क होनी चाहिए और यह सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। और साथ ही साथ अगला जो 2 पंचवर्षीय योजना होगा उसमें इसे प्राप्त करने का उन्होंने लक्ष्य की निर्धारित करने का सुझाव दिया। किसने? कोठारी आयोग। तो ये था समानता के लिए कोठारी आयोग का पहला अनुशंसा। दूसरा अनुशंसा जो था वह था प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं मध्याह्न भोजन किया जाए। कि कारण जानते हैं कि उस समय देश आजादी के कुछ ही वर्ष बीते थे और लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, खासतौर से निम्न वर्गों की, कृषक मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी और भोजन की समस्याओं के कारण पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री खरीदने की बाध्यता के कारण वो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते थे। अब वो लोग शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसीलिए इसका आर्थिक प्रभाव उस पर नहीं पड़े। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? अनुशंसा किया कि जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, लेखन सामग्री है और मध्याह्न, साथ ही साथ मध्याह्न का भोजन विद्यालय में मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या कि प्राथमिक स्तर पर दूसरा प्राथमिक स्तर पर तथा लेखन सामग्री
क्या कहा कि पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री जो है वह निःशुल्क किया जाए, साथ ही साथ छात्रों को विद्यालय में निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने को उन्होंने कहा था। मतलब उनका जो सुझाव था, दूसरा सुझाव ये था कि जो प्राथमिक स्तर तक के छात्र हैं उसको जो भी लेखन सामग्री है वह निःशुल्क मिलना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क मिलना चाहिए, अगर उनके तथा विद्यालय में ही निःशुल्क मध्याह्न भोजन भी मिलना चाहिए। ये कोठारी आयोग की समानता के लिए दूसरा सुझाव था। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे सुझाव पर। तीसरा सुझाव में उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए तथा कबीलों के बच्चों के लिए आवासीय आश्रम एवं स्कूल खोले जाए। जैसा कि हमें उस समय जानते थे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग जो था वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक पिछड़ा हुआ वर्ग था, बहुत उसका शिक्षा का स्तर इन वर्गों का बहुत ही निम्न था। तो उनकी शिक्षा कैसे सुधरे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इन सभी वर्गों के बालकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए या विशेष विद्यालय खोले जाए। और तथा कबीला का उन्होंने जिक्र किया कि कुछ समय कुछ कबीलों में समाज विभाजन था, जो कबीला बनाए हुए थे, तो और कबीला में जो बालक रहते थे उस कबीले के बालकों के लिए आवासीय आश्रम तथा विद्यालय खोलने की भी उन्होंने अनुशंसा किया। तो इसको लिख देते हैं तीसरा पॉइंट में, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, देखिए उन्होंने क्या कहा, अनुशंसा किया था कोठारी आयोग ने कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए शिक्षा उसको समानता है, इसके लिए उसके लिए विशेष विद्यालय खोले। उस समय जो कबीले होते थे, जिसमें घुमक्कर होते थे, वो एक जगह पर कहीं स्थिर नहीं रहते थे, वो कहीं कहीं वो अपने कबीले के साथ यात्रा करते रहते थे। जहाँ उसे भोजन की सुगमता होती थी वहाँ पर वो कुछ दिन निवास करते थे। जब वहाँ भोजन दिक्कत होने लगती थी तो फिर वो कबीले दूसरे जगह के लिए प्रस्थान कर जाते थे। तो इससे क्या होता था, उस कबीले के बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके घुमक्कर प्रवृत्ति उन्हें शिक्षा से दूर ले जाती थी। तो वैसे बालक भी, वैसे कबीले के बालक भी को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि उनके लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना कर दी जाए, ताकि उसके बालक उस विद्यालय में रह करके शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे तथा उनके जो मूल है कहीं घुमक्कर
प्रवृत्ति के हैं, वो घूमते हुए अपना भोजन के तलाश में जाते भी रहेंगे, लेकिन आवासीय विद्यालय में उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी और उस कबीले के बालकों को वहाँ शिक्षा मिलेगी। ये समानता के लिए आवश्यक था। तो उन्होंने हर एक वर्ग को शिक्षा के एक समान स्तर लाने के लिए सुझाव दिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या फिर कबीले के वर्ग ही क्यों हो। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर। तो उन्होंने जो अगला सुझाव दिया है वो था विशेष बालकों के लिए। विशेष बालक जो विकलांग हो या फिर मंदबुद्धि के हो, तो उनके नजर में वह बालक भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, उसे भी समानता के अधिकार के तहत शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि जो भी मंदबुद्धि के बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनके लिए अलग से विद्यालय की स्थापना की जाए, जिनमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। वैसे बालकों को स्थापना तो करने के लिए कहा था, लेकिन वैसे विद्यालय में शिक्षक भी सामान्य शिक्षक नहीं रहेंगे, वही शिक्षक रहेंगे जिसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वैसे मंदबुद्धि और विकलांग बालकों को पढ़ाने के लिए। तो ये उनका था चौथा सूत्र। चौथा सुझाव था उनका मंदबुद्धि तथा बालकों के लिए विशेष स्कूल की स्थापना की जाए, सह शिक्षक विशेष प्रशिक्षण। देखिए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, ये भारतीय, जैसे आपका एनसीटी है वैसे ही भारतीय न्यास परिषद होता है, वो शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाता है। इसके बारे में हम आपको इसे अगले टॉपिक में पढ़ना है, वहाँ चर्चा करेंगे। तो अभी उनके अनुशंसा पर ही जाते हैं। उन्होंने क्या अनुशंसा किया था? उन्होंने अनुशंसा, चौथा अनुशंसा था उनका कि जो मंदबुद्धि के बालक हैं, जो विकलांग बालक हैं, उन्हें भी समानता के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और उस अधिकार के लिए सरकार का यह कर्तव्य है कि विशेष विद्यालयों की स्थापना करें जहां मंदबुद्धि तथा विकलांग बालक शिक्षा ग्रहण कर पाए, और उस विद्यालय में समान शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो, ऐसे शिक्षक की नियुक्ति हो जिसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। यह था उनका चौथा सुझाव। अब आते हैं पांचवा शिक्षा पर सुझाव, पांचवा सुझाव पर कोठारी आयोग का पांचवा सुझाव जो उन्होंने दिया था वह है कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के उच्च शिक्षा में निर्धन छात्रों का शुल्क माफ कर दिया जाए या उसे शुल्क मुक्त कर दिया जाए। कि जो निर्धन छात्र हैं, प्राथमिक स्तर तक का तो शिक्षा वो ले लेते हैं, अगर सरकार की अनुशंसा मानती है, उन्होंने 8वीं तक के लिए दिया था, लेकिन वे माध्यमिक और आर्थिक स्थिति के कारण माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें वह शुल्क दे देना पड़ता था। इस वजह से निर्धन छात्र बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे, चाहे उसके पास योग्यता हो। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है कि उसमें अगर कोई मेधावी छात्र है, योग्यता के अनुरूप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है, तो वैसे छात्र बीच में पढ़ाई आर्थिक वजह से नहीं छोड़े। तो इसलिए उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्त कर दिया जाए। तो इसको लिख देते हैं, माध्यमिक एवं
संस्था लेखन छात्रों के लिए शुल्क मुक्त मतलब शॉर्ट में किसी भी तरह का कोई फी नहीं लिया जाए। अब इसको बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है इसमें कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू की जाए। तो लिख देते हैं, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर के उच्च शिक्षा स्तर के विद्यालयों में बुक बैंक उन्होंने क्या अनुशंसा किया कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर के जो भी विद्यालय हैं वहाँ बुक बैंक योजना लागू की जाए। ये बुक बैंक है क्या? वहाँ इसको साधारण भाषा में हम लाइब्रेरी कह सकते हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी नहीं है। वहाँ सारे पुस्तकें आएंगी, उसमें छात्रों के भी पुस्तक रहेंगे, विद्यालय स्तर से भी पुस्तक रहेंगे, या कोई समाज से भी दान स्वरूप पुस्तक देते हैं तो वो भी रहेंगे। वो बैंक में जमा रहेगा, बुक बैंक में। वहाँ से छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार पुस्तक लेकर शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत फिर आकर के उस बैंक में पुस्तक को जमा कर देगा। ये था बुक बैंक योजना। अब इसका अगले पॉइंट की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट्स बना करके जरूर लिखते जाइएगा। जितना भी टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज है हम लिखे हैं, या ऐसे लेक्चर मेथड से पढ़ाए हो या बोर्ड पे लिख के पढ़ाए हो, सबका आप नोट्स अवश्य बनाते जाइएगा। बाकी पॉइंट का चर्चा हम अगले क्लास में। धन्यवाद।